जैसे कि आपने भी टिकट का आवेदन किया था, निर्दलीय आप लड़ी भी थी, तो क्या कुछ वो मंजर था जो फिर आप मतलब नहीं जीत पाए? मुकुल जी, जिस दिन चुनाव का जो नतीजा आया तो 200-250 लोग मेरे घर आ रखा था ये बोलने की ये क्या हो गया। महिला सशक्तिकरण ये अपने आप में एक शब्द है, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे और मतलब आज के समय में कितनी आवश्यकता है इसके लिए? महिलाओं की सीट उनको दी गई जिनके पीछे कोई ना कोई आदमी पावरफुल था। तो शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण में ये एक अपना रोल निभाती होंगी। अगर आपको कुछ चीज गलत समझ में आ रही है, नजर में आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं आप उसके लिए आवाज उठाते, क्यों नहीं आप कहते कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। आप क्यों, किससे डर रहे हैं? रेणु भाटिया ने एक मामला हुआ था कुरुक्षेत्र का कि लड़की के साथ डॉक्टर ने गलत काम किया और उसके बाद में उसको जेल भी हुआ, उन्होंने आवाज उठाई और कहीं ना कहीं प्रेशर में आके फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया, कोई कंपनसेशन नहीं दिखाई गई। तो क्या ये सिर्फ एक ऐसा था मामला जहां सिर्फ रेणु भाटिया जी या फिर नर्सें इन्वॉल्व थी? अरे वो बच्चा कहाँ है, वो डॉक्टर कहाँ है, उसको क्या क्या सजा दी गई? नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज हरियाणा में। पंचकुला नगर निगम चुनाव तो बीत चुके हैं, पंचकुला को उनका मेयर भी मिल चुका है। जहां तक बात करें पार्षदों की, तो पार्षदों की सीट भी 17 सीट बीजेपी की आई है। तो जो निर्दलीय लड़े थे, जैसे कि बेनू राव एक नाम है और सोशल वर्कर भी हैं वो, और कहीं ना कहीं समाज के लिए काफी काम भी करती नजर आई है। तो आज एक बार फिर मौजूद है हम उनसे बातचीत के लिए, कुछ एक विशेष बातों पर चर्चा करने के लिए। बेनू राव जी, एक तो फिर से स्वागत है आपका समर न्यूज में। थैंक यू सो मच मुकुल जी। मैडम, जैसे कि आपने भी टिकट का आवेदन किया था, निर्दलीय आप लड़ी भी थी, तो क्या कुछ वो मंजर था जो फिर आप मतलब नहीं जीत पाए? देखिए, पता है क्या, हमने अपने आप को आगे इसलिए रखा था क्योंकि जनता मांग थी, कि जनता चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारे जो काम है वो अच्छे से हो। तो इसलिए मैंने अपने आप को ये सोचा कि जो आगे नहीं बढ़ता और आगे की चेष्टा नहीं करता वो आगे जा भी नहीं सकता। तो इसलिए एक कदम था जो मैंने उठाया, निर्दलीय रूप से मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो 250 परिवार मेरे साथ जुड़े वो अपने आप में रिमार्केबल था। 900 वोट्स मुझे मिली, वो 900 लोग जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और आपको जानकर खुशी होगी मुकुल जी, जिस दिन मैं चुनाव का जो नतीजा आया तो 200-250 लोग मेरे घर आ रखा था ये बोलने की ये क्या हो गया। तो और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। देखिए, और जहां तक जो जीते उनके पास शायद गिनती में ही लोग थे जो कह रहे थे कि आप अच्छा हुआ आप जीत गए। और मेरे पास यहाँ 200-250 लोग मेरे नीचे खड़े थे, यहाँ मेरे घर के नीचे, और वो ये बोल रहे थे कि हमें अफसोस हुआ कि आप क्यों नहीं जीते। तो देखिए, मैंने ये कमाया कि लोग मुझसे प्यार करने लग गए हैं, लोग मुझे काम बोलने लग गए हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से मैं लगातार अपने वार्ड के काम करवा रही थी। आज भी अगर आप मेरा व्हाट्सएप देखेंगे तो भरा है। लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस मुझे ये भेजते हैं रोज ही कि आज यहाँ से ये नहीं हुआ। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि शायद हमने वोट दे लिया तो अब बेनू मैडम ही मेरा काम करेगी, हमारा काम करेगी। तो मैं उनको निराश भी नहीं करती। वो 250 परिवार जिन्होंने मिलकर मेरा नाम और मेरी जो सोच की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको लोगों तक पहुंचाया। और इससे मुझे ज्यादा क्या चाहिए। जी, तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा से इन्होंने आवाज उठाई है बेनू राव जी ने, तो मैडम महिला सशक्तिकरण ये अपने आप में एक शब्द है, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे और मतलब आज के समय में कितनी आवश्यकता है इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ किताबों में है मुकुल जी। जब हम महिला सशक्तिकरण की सच में बात करें तो महिला वो आए आगे जो जो डिजर्व करती है। प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को आगे लाने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं दोनों ही पार्टीज की, कांग्रेस और बीजेपी या इनेलो या जिसने भी लड़ा यहाँ इलेक्शन, महिलाओं की सीट उनको दी गई जिनके पीछे कोई ना कोई आदमी पावरफुल था। किसी के पति पहले पॉलिटिक्स में है या किसी का भाई पॉलिटिक्स में है। तो इस तरह की महिलाएं आगे आई। 1 या 2 सीट ऐसी होंगी जहां महिला कॉम्पिटेंट अपने आप थी काम करने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण अगर ऐसे करना है तो आप रहने ही दीजिए ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों करना ये सारी काम, क्यों ये दिखावा करना कि हमने महिलाओं को आगे लाना है, क्योंकि असली महिलाएं तो आ ही नहीं रही आगे। तो जब महिला सशक्तिकरण सही में जब होगा, जब सही मुकाबला होगा एक दूसरे का, कि भाई वो महिला जो बढ़िया थी, जो काम करने लायक थी, आज भी अगर आप जो जीते हैं आप उनमें देख लीजिए, किसी में भी कैपेबिलिटी है एक साइन करने तक की, लेकिन नहीं, वो महिलाएं जीती हैं।
वो तो मिला यही है महिला सशक्तिकरण। आप इसको जैसे मर्जी आंक लीजिए कि हाँ, महिलाओं को आगे लाने का मौका दिया है, और दिया है तो किस तरह से दिया है। तो शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण में ये एक अपना रोल निभाती होंगी। देखिए, शिक्षा, मैं ये चाहती हूँ कि हर महिला शिक्षित हो, हर महिला अपने राइट्स को जाने, क्या गलत है क्या सही है इसको पहचाने, ये जरूरी है। और दूसरी चीज, आवाज उठाएं। अगर आपको कुछ चीज गलत समझ में आ रही है, नजर में आ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं आप उसके लिए आवाज उठाते, क्यों नहीं आप कहते कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। आप क्यों, किससे डर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हाँ, महिला को सेल्फ डिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। मैं शुरू से यही कहती आई हूं कि अगर महिला अपने लिए काम करती है तो सिर्फ पैसा नहीं मिलता उसको, उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ उनको कि आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी है। लेकिन मैम, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आता है कि आत्मनिर्भर में आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस आवाज को दबाया जाता है। अभी आप रिसेंट का मामला देख लो कि रेणु भाटिया ने एक मामला हुआ था कुरुक्षेत्र का कि लड़की के साथ डॉक्टर ने गलत काम किया और उसके बाद में उसको जेल भी हुआ, उन्होंने आवाज उठाई और कहीं ना कहीं प्रेशर में आके फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। देखिए, अगर हम सब यही सोचते रहेंगे कि आवाज उठाएंगे तो दब जाएगी, तो आगे कौन बढ़ेगा। हमारे को आप याद रखिए, आजादी कैसे मिली। आजादी में बहुत लोगों ने जान गंवाई, बहुत लोगों ने आवाज, किसकी आवाज दबाई गई, लेकिन आजादी मिली। एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया कि अगर ये आवाज उठा सकती है तो मैं भी उठा सकती हूँ। तो ये होता है, हर बार होता है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो हुआ। बात यहाँ रेणु भाटिया की जी की नहीं है, ना ही बात यहाँ उन नर्सों की है जिन्होंने ये स्ट्राइक करी। बात उस बच्ची की है। उस बच्ची का क्या बना, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, कोई उससे मिलने नहीं गया। अभी तक उसका कोई मीडिया कवरेज नहीं आया कि भाई उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो बच्चा ठीक है। कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया, कोई कंपनसेशन नहीं दिखाई गई। तो क्या ये सिर्फ एक ऐसा था मामला जहां सिर्फ रेणु भाटिया जी या फिर नर्सें इन्वॉल्व थी? अरे वो बच्चा कहाँ है, वो डॉक्टर कहाँ है, उसको क्या क्या सजा दी गई। एक महिला 15 साल की एक लड़की को बहुत बुरी तरह से, जो भी आप दुष्कर्म हुआ है उसके साथ, तो क्या हमें चाहिए नहीं, उसमें तो कोई आवाज ही नहीं उठी। सोशल मीडिया आज पूरा भरा हुआ है, नर्सों ने स्ट्राइक कर दी, नर्स कह रही है कि मेरी बेटी को ऐसे कह दिया। अरे वो किसी की बेटी है 15 साल की, जिस बेचारी का अभी तक कोई वल्ली वारिस नहीं है, उसको किसी ने नहीं पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। उस बच्चे को सारा जो है सरकार, वो एक तरफ है, किसी का आने का समारोह हो रहा है, किसी का जाने की विदाई हो रही है, लेकिन उस बच्चे का क्या? क्या एक भी न्यूज आपके माध्यम से, किसी के भी माध्यम से आई है कि उस 15 साल की बच्ची का मेडिकल हुआ, उसमें अंदर ये निकला, या उस जो डॉक्टर है वो सलाखों के अंदर है, उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई? सारा मामला दब गया जी, सब कुछ दब गया। सो ये है महिला सशक्तिकरण जी। जी है महिला सशक्तिकरण। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है, मेरे को तो भी यही लगता है कि आवाज को दबाया जाता है। बिल्कुल दबाया जाता है जी, आप हर तरह से ले लीजिए। लेकिन हाँ, मैं बार बार यही कहती हूँ, कहती भी आई हूँ कि अगर आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेंगी तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप जरूर प्रभावित करेंगी उन लोगों को जो, अब आप मेरी ही समझ लीजिए, मैं 5 साल से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हूँ, हर तरह का काम कर रही हूँ। अगर कोई ये झुटला दे कि भाई बेनू राव ने, मैंने उनको फोन किया और बेनू राव जी ने मेरा काम नहीं किया, कोई भी महिला, तो मैं आंसरेबल हूँ। रीजन क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को जरूरत पड़े तो आपको खड़े होना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। गलत को गलत कहना कोई गलती नहीं है। और शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, इनकी चुनौतियों में आप कैसे इनको अंतर देखती हैं? देखिए, असली जो सशक्तिकरण है वो तो गांव में ही होना बाकी है ना। गांव में महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता। गांव में महिलाएं अभी भी घूंघट के अंदर हैं। गांव में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो उनके घर वाले जो है वो किसी ना किसी तरह रोक टोक करके उनको 10वीं तक ही पढ़ाते हैं, या उनको ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, बर्तन मांजना, घर का काम करना। तो ये तो बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहती बुरा है, अगर आप घर का कोई काम करते हैं तो बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो ये गाँव का हाल है। जहां तक बाहर शहरी महिला का काम है, तो शहरी महिलाएं तो वैसे ही आपने देख ही लिया है कि जो आप कॉर्पोरेट में जाएं तो वहां पर छेड़छाड़ है, आपको इक्वल पे नहीं दी जाती। अगर आप महिला हैं तो आपको लगता है कि कम सैलरी में महिलाएं रखी जाएंगी। वो क्यों?
अगर महिला अच्छे से परफॉर्म कर रही है, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, चाहे वो मेल जेंडर हो या फीमेल जेंडर हो, आप तनख्वाह सबको एक जैसी दीजिए ना, काम एक जैसा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप महिलाएं हैं इसलिए हम आपको सैलरी कम दे रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो महिलाएं फेस कर रही हैं शहरों में। जी। तो महिला आज के हाँ, महिला की सुरक्षा को लेकर आज भी कहीं ना कहीं सवाल बहुत उठते हैं, बहुत सारे, है ना। तो क्या कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है? 100% बहुत सारा बदलाव। दो तीन चीजें जो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल महिलाओं को कहना चाहती हूँ। नंबर एक, आप सेल्फ डिफेंस जरूर सीखिए। हर स्कूल में महिला को, लड़की को ये सिखाया जाना चाहिए कि उसने अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, छोटे होते से ही महिलाओं को पता होना चाहिए। वैसे तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे ही महिला स्कूल में जाती है, लड़की स्कूल में जाती है, उसको अपना सेल्फ डिफेंस होना जरूरी है। जूडो, कराटे कुछ भी सीखे, लेकिन सीखे और अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर ले कि कहीं मेरे साथ गलत काम होता है तो आवाज उठानी मेरे लिए जरूरी है। माँ बाप से बात कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि घर में जाकर हम चुप हो जाते हैं, माँ बाप सुनते नहीं है, या माँ कहती है ये तो नेचुरल है। होता है, अगर कोई आदमी आपको छेड़ देता है या लड़का आपको छेड़ देता है तो कहते हैं ये तो नेचुरल है बेटे, ये तो हम सब ने भुगता है। क्यों? आप बताइए, आप आवाज उठाइए, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, चाहे आपका कोई सगा रिश्तेदारी आपके साथ गलत कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की के साथ कुछ, कोई अंकल, कोई बाहर से चाचा, मामा, मैं ये नहीं कहती लोगों का क्या आगे मोटिव है वो हमें नहीं पता होता। तो अगर लड़की एक आवाज उठानी जरूरी है। तीसरी चीज ये है, सरकार को बहुत कुछ करना है इसमें। आपको विजिलेंट होना है, आपको हर महिला को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है ये कि आप हर महिला को सुरक्षित रखें। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर, जो ये कुरुक्षेत्र में हुआ, अगर डॉक्टर पहले ही नेगेटिव काम में था, आपने दोबारा उसको क्यों रीएम्प्लॉय किया? जब आपको पता था कि नेगेटिविटी उस डॉक्टर की है, नर्सें भी परेशान हैं, घर भी उनके जो घर वाले भी इस तरह से आ रहे हैं रोड पे कि भाई नर्सें भी सताई हुई थी, तो क्यों नहीं आपने वहीं रोक दिया? अब आप कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर को क्यों करने दिया वो काम, जब उसका चल ही ऐसे रहा था। तो क्या नर्सों का फर्ज नहीं बनता था कि उस समय स्ट्राइक करें? उस समय स्ट्राइक क्यों नहीं करी उन्होंने? उस समय स्ट्राइक करें या फिर उस समय कोई एक नर्स हाँ, अवेलेबल रहती वहां हाँ, नहीं, सपोज एक आपको पता है कि एक इंसान जो है वो आपको गलत निगाह से देखता है या आप गलत काम करने का इच्छुक है, तो आप क्यों नहीं उस समय स्ट्राइक करते? अभी तब आ जाती रोड पे। जी। तो यानी कि आपका कहना कहीं ना कहीं ये है कि आत्मविश्वासी बनाने के लिए कहीं ना कहीं परिवार को भी एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, एक समाज को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, लड़की जो है, आप इसको पॉजिटिव लीजिए, एक जेंडर है, उसको पूरा अपना मान अपमान सब बराबर है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, और औरत को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ महिला सशक्तिकरण इसीलिए करना है कि महिलाओं का फेस आए आगे। आप उनको सच में एक मान सम्मान दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ भाई आपने सच में महिलाओं के लिए कुछ किया है। अच्छा, जो ये आज का डिजिटल युग है, ये महिलाओं के लिए मतलब एक अवसर लेकर आया है या फिर कोई चुनौती लेकर आया है? नहीं, अवसर लेकर आया, बिल्कुल मैं उसको अवसर ही मानूंगी, क्योंकि जो छोटी छोटी व्यवसाय हैं जो महिलाएं घर से कर रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो महिलाएं आज आज इंटरनेट पे अपना चीजें डाल रही हैं, घर बैठी बैठी कमा रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कार्यस्थल पर जैसे महिलाएं किसी कार्यस्थल पर काम कर रही हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए या कोई ऐसा कोई नया कानून बनना चाहिए कि नहीं उनको सम्मान भी मिले, उनको लगे कि हाँ हमारे सम्मान को कोई आहत नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, सम्मान किसको नहीं चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है, इररेलेवेंट। मैं बार बार यही बात करूंगी कि आप एक पुरुष हैं, अगर आपको आज आप एक मीडिया में हैं और कल आपको सम्मानित किया जाता है मुकुल जी, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम को किसी ने सराहा। तो छोटा काम, बड़ा काम, कुछ भी हो, अगर एक छोटा सा हम बच्चे को भी एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वो खुश हो जाता है। तो हर महिला को ये जरूरी है कि अगर महिला एक अच्छा कदम उठाती है, नंबर एक, घर से उसको प्रोत्साहन मिले कि बहुत बढ़िया आपने ये काम किया है। दूसरा, जब वो बाहर जाए तो जिस कंपनी में या जहां भी वो काम करती है, अगर वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो वो पॉजिटिविटी आती है उसके अंदर। दूसरा ये है, तीसरी चीज ये है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो हम उसका
कंधा बने कि भाई आप आगे बढ़िए, कोई बात ही नहीं है, हम उसकी लात ना खींचे, टांग ना खींचे, औरत औरत की टांग ना खींचे कि वो आगे बढ़ गई तो मैं उसकी टांग खींच दूं ताकि वो नीचे बैठ जाए। जी। तो इसी तरह से हमें हमें एक दूसरे को कंधा देना है, हाथ देना है ऊपर बढ़ाने के लिए। और उल्टा हो रहा है अभी, महिलाएं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं वो दूसरे को खींच रही हैं कि क्यों भाई आगे वो कैसे बढ़ गई, तो वो गलत है, वो गलत है। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराध, इनको रोकने के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, डिजिटल नॉलेज मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो हमें सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप सशक्त होना चाहती हैं तो लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी हैं। मतलब लाइफ स्किल्स वो, जैसे हर महिला को ड्राइविंग आनी चाहिए। कभी हम ये ना कहें कि भाई उसने ड्राइविंग मुझे नहीं आती इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकी। दूसरा, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, ये लाइफ स्किल्स हैं। बचपन से ही हमें सिखा देना चाहिए कि भाई अगर हर आप सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ये भी एक लाइफ स्किल ही है आज की डेट में। और तीसरी चीज है डिजिटल, आपको अपनी बैंकिंग, अपना पैसा कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किस में निवेश करना है, किसको आपने किस तरह से इस मोबाइल को यूज करना है। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है हमारी, जो महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन जो आगे यंग जनरेशन आ रही है वो काफी अवेयर है कि इस तरह के कॉल्स या जो साइबर क्राइम्स हैं वो उसको कैसे रोकना है, या हमें अपना ओटीपी नहीं देना। तो इस तरह की नॉलेज मैं भी लोगों को दे रही हूँ। हम बड़े बड़े सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि अगर आपसे ये किया जाता है तो आप इस तरह से इसको हैंडल कीजिए, कोई आपको फेक कॉल आती है तो किस तरह से हैंडल कीजिए। तो हाँ, ये नॉलेज है जो सब तरह से लोगों को मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी मैंने एक सवाल किया था आपसे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और शहरी क्षेत्र की महिलाएं, यानी कि कहते हैं कि यंगस्टर जो लड़कियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मोबाइल, बहुत गांव की लड़कियों को पता ही नहीं होता कि मोबाइल क्या है, बहुत सी होती है नहीं पता, आजकल तो वैसे जनरल सबको पता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो ये ऑनलाइन चीजें हैं, या ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कहीं ना कहीं हमें एक सही दिशा देखने के बजाय मतलब खुद ही कुछ गलत ट्रैक पे चला जाता है? हाँ, ये है, देखिए क्योंकि कहीं ना टेक्नोलॉजी। कहीं इसको भी ये भी एक, मैं कहता हूँ इसमें 70% लोग गलत गलत कहते हैं ना, गलत चीज पे ट्रैक पे चलना, उस पे जल्दी चले जाते हैं। मुकुल जी, देखो टेक्नोलॉजी हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारे कन्वीनियंस के लिए है। उसको किस तरह से प्रयोग करना है ये हमारे लिए है, क्योंकि वो भी इंसान ने बनाई है। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं या उसका कुछ नेगेटिविटी भी है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो उसको किस हद तक यूज करना है। आज की डेट में जो यंग गर्ल्स हैं वो इस तरह की रील्स बना रही हैं कि हम एक तरह से पॉपुलर हो जाएं, वो गलत है। इनफैक्ट कोई भी हो, चाहे बच्चे हों या बच्चों को भी आजकल उसका इजीली असेस मिल गया है कि भाई हम रील्स बनाएंगे, हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आएगा। सो ये थोड़ा गलत है। आप बिल्कुल बनाइए रील्स, लेकिन कुछ अच्छी चीजों की, जहां आपको लगता है कि नॉलेज बांटी जा सकती है, जहां आपको लगता है कि लोगों को अवेयर किया जा सकता है, जहां आपको लगता है कि समाज का कुछ भला हो सकता है, तो आप जरूर करिए। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रही हैं? देखिए, सरकार ने जो भी महिलाओं के लिए किया है वो ऑफ कोर्स, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो इनिशियली स्टार्ट हुई थी, सिलेंडर आया, या आपको घर बैठे लाडली योजना आई, और बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज भी सरकार दे रही है। लेकिन कितना लोगों तक पहुंच रहा है ये मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है अभी तक। एक सिलेंडर के सिवाय उनको और कोई लेना देना नहीं है जहां तक। और पेपर वर्क थोड़ा टफ है, या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लोन दे रही है कुछ महिलाओं को, उसके उनसे वो अवेयर ही नहीं है। तो वो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, जो कि नीचे तक नहीं पहुंच रही। योजना निकाल देना एक बात है, योजना उन लोगों तक पहुंचे ये दूसरी बात है। तो मेरे पास तो जितनी सारी महिलाएं हैं जो अपना काम कर रही हैं, उनको कुछ नहीं पता इन योजनाओं के बारे में, तो हमें जाके उनको अवेयर करना पड़ता है। तो हाँ, टाइम है, आएगा जब हम कोशिश यही करेंगे कि सभी महिलाओं के पास सभी तरह के जो हैं जो ये सरकार कर रही है वो पहुंचे। और सरकार से चाहेंगे भी कि कुछ अच्छा करें महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाएं, सही ढंग से आगे बढ़ाएं, और जो मान सम्मान उनको चाहिए वो मिले। सिर्फ पेपरों में, अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम ये ना कहें कि महिला सशक्त हो गई है या हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। सच में दिखे तो सही कहीं कि भाई एक सही महिला आई है, और सही आप गिनती की 10% महिलाएं वो हैं जो सच में काम कर रही हैं और उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। बाकी तो सब भ्रम है, और उस भ्रम में हम सब जी रहे हैं। तो उस भ्रम से बाहर आना भी जरूरी है। अच्छे लोग, अच्छी महिलाएं जो काम करने वाली हैं, क्योंकि देश का भला तो तभी होगा ना जब अच्छी वाली महिलाएं जो सच में करना चाहें। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारी महिलाओं से ऐसे मिली हूँ जो अपनी फील्ड में मास्टर हैं, लेकिन आज कहीं नहीं है।
तो कम से कम सरकार नीचे आके देखे तो सही क्या हो रहा है, ये है। कि आगे की आपकी क्या रणनीति है? जैसे आप समाज सेवा तो करते ही आ रहे हो, हाँ। और ठीक है, अभी टिकट मिला लेकिन जीत नहीं पाए, तो जीत के बाद अब आगे की क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए पता क्या, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सिर्फ एक थोड़ा सा रुकाव है, आगे तो बढ़ना ही है। जब हम मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरा जब रिजल्ट आया तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरा रिजल्ट आया, और जब मैं देने गई तो उन्होंने बोला कि क्या रैंक आया आपका? तो मैंने उनको बोला कि जी 24वें रैंक पे हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? तो मैंने उनको बोला कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 40 में से अगर मेरा 24 आई हूँ, मैं 24th आई हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला, एक चीज समझाई उन्होंने कि बेटे जो फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि ये फर्स्ट कहीं खो ना दूं मैं, और वो हमेशा टेंशन में रहता है कि भाई मैं तो फर्स्ट आया हूँ, मैं हर साल अगर फर्स्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे कि इस बार तो फर्स्ट नहीं आया तू। तो यही जो चीज है जो चल रही है, जो आए हैं, जो कईयों कईयों ने पिछला चुनाव जो लड़ा, उनको ऐसा लगा कि कुछ भी हो जाए चाहे हमने फर्स्ट आना है। और मेरा ये मानना है कि ये जो 24वां मैं खड़ी हूँ, इससे मुझे आगे बढ़ना है, और मैं उसी चीज में खुश हूँ कि हाँ, हमने आगे बढ़ना है और काम करते रहना निरंतर। पहले जो आए हैं उनको डर होगा, हमें तो यही है कि हमने तो वहां पहुंचना है अभी। सो ये सिर्फ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, और आपके माध्यम से थैंक यू भी कहना चाहूंगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। वो 900 लोग जो मेरे को, बेनू राव को जो वोट दिया, जिन्होंने ये नहीं सोचा मैं कांग्रेस से हूँ या मैं बीजेपी से हूँ, उन्होंने सोचा कि एक महिला है, एजुकेटेड है, काम करने वाली है और महिलाओं के लिए काम कर भी रही है। तो धन्यवाद उनका बहुत बहुत, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम कुछ ना कुछ करते रहें। रुकने वालों में से मैं हूं नहीं, आपको भी पता है, आप मुझे काफी देर से जानते हैं कि आगे तो बढ़ेंगे ही। तो आगे एक सीख ये है कि हाँ, थोड़ा सा हमें उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना है कि हम सोसाइटी की ज्यादा मदद कर सके, बस इतना ही। आगे बढ़ने के मकसद से क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा है? नहीं मुकुल जी, अभी कुछ भी नहीं। अभी तो मैं पहले भी ऐसे ही काम करती आई हूँ, और जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें हम जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो अभी मैं खुश हूँ कि हाँ, मैं अपना काम करूंगी अच्छे से। लोग मेरे साथ हैं, मेरा सेक्टर, मेरा वार्ड, मेरी महिलाएं, तो हाँ, उनके लिए काम करूंगी, और बाकी तो अपना काम तो है ही है मेरा। मेरा आखिरी सवाल है कि उन महिलाओं को, उन युवतियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, जो महिला आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं किसी भय से डरती हैं या किसी किसी कारणवश वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती? देखिए मुझे लगता है हर जगह एक गाना बजता है, कोमल है कमजोर नहीं। सो हम लोग कोमल जरूर हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, ये आप ध्यान में रखिए सभी महिलाएं, कि हम वो नहीं हैं, हम ऐसी चिंगारी हैं कि जहां एक बार पड़ जाए तो आग लग सकती है। तो हमें वो चिंगारी जरूर उठानी है, लेकिन हाँ, सही चीज के लिए। अगर आप सही हैं और आपको लगता है कि आप समाज का भला कर रही हैं या समाज को आगे लाने के लिए कुछ कार्य कर रही हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। हार आपकी पहली चुनौती है, उससे निकलने के लिए। हाँ, जो पहली बार जीत जाता है वो कभी हार का स्वाद नहीं लेता। तो अगर आप हारी हैं तो कोई बात नहीं, आगे आप और बढ़ेंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं महिलाओं को ये पॉजिटिव नोट पे छोड़ रही हूँ कि आगे बढ़िए, काम कीजिए, और कभी भी डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अगर आप सही हैं तो कभी ना कभी आप जरूर आगे आएंगी, और फिर सारा समाज भी ये समझ जाएगा कि हाँ भाई, इस महिला में शक्ति है और आगे बढ़ने की क्षमता भी है। तो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थी महिला सशक्तिकरण को लेके कुछ खास बातें जो आज डॉक्टर बेनू राव जी से उन्होंने हमसे साझा करी हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके विचार समाज में एक पॉजिटिवनेस ही लेकर आएंगे, एक बदलाव लेकर आएंगे। शायद कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां हैं या महिलाएं हैं, उनके दिमाग को भी थोड़ा चेंज करेंगे। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।